तो आज हम जो है अब आपको मध्यकालीन शिक्षा का समालोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो समालोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अन्य शिक्षाओं के समान इनकी क्या शिक्षा व्यवस्था थी, क्या दोष था, क्या गुण था, क्या विशेषता थी, उसके बारे में मूल्यांकन किया गया कि अन्य समान शिक्षा के बारे में, जैसे वैदिक कालीन में शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा, इन दोनों के समान के विपरीत इनके मध्यकालीन शिक्षा में क्या क्या जैसे चीज़ों की व्यवस्था थी, उसका मूल्यांकन जो है किया गया है। इसके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम समालोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करें तो मध्यकालीन शिक्षा के विविध पहलुओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत, मतलब उन पर जो नज़र डाला गया मध्यकालीन शिक्षा पर, उसके बाद जो है उसके उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्यकालीन शिक्षा भारत में लगभग 550 वर्ष, लगभग कितना 550 वर्ष से क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। भारत में कितने, भारत में 550 वर्ष से क्या हो रहा है, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, मतलब फल फूल रहा है। ये मतलब दृष्टिपात किया गया। उसके उपरांत यह देखा गया कि भारत में जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था है, वह व्यवस्था कितने वर्षों से चल रहा है, 550 वर्षों से भारत में क्या हो रहा है, फल फूल रहा है। उसकी जो व्यवस्था है 550 वर्ष से चली आ रही है। भारत में काफ़ी अच्छे से उसकी जो है देखभाल हो रहा है। उसकी जो व्यवस्थाएं, जो कमियां हैं, उनको जो है पूरा किया जा रहा है। कितने वर्षों से, 550 वर्षों से चला आ रहा है। उसके रही जिसके जो है अवशेष आज भी यत्र तत्र परिलक्षित मिलते हैं। आज भी देखने को आधुनिक काल शिक्षा व्यवस्था में अगर देखा जाए तो इत्र वित्र, मतलब इधर उधर भी कहीं न कहीं थोड़ा बड़ा ये मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसका अवशेष नहीं रह गया, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आज भी आधुनिक काल में वैदिक शिक्षा का प्रावधान कहीं कहीं रखा गया है, बौद्ध कालीन शिक्षा चल ही रहा है, हर प्रांत में, हर देश में चल रहा है। उसी प्रकार मध्यकालीन शिक्षा की बात किया जाए तो ऐसा नहीं है कि इसका अवशेष खत्म हो गया। आज आधुनिक काल शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं न कहीं यह इधर उधर देखने को मिल रहा है, जिससे कि अंत में मध्यकालीन शिक्षा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। कहने का मतलब है जो अन्य शिक्षा शास्त्री हैं जो है आधुनिक काल में, यह देखा जा रहा है, उनका कहने का मतलब है कि मध्यकालीन शिक्षा का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है, जिससे कि ये चीज़ें जो है उन्हें बताया जा सके कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो उसके बाद जो है ये भारत में 550 वर्ष से चली आ रही है। इसका क्या है, इसका मूल्यांकन करना शिक्षा शास्त्रियों के लिए आवश्यक हो गया कि इसका मूल्यांकन किया जाए, क्या इस शिक्षा से क्या लाभ होगा बच्चों को, या इसमें बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है जिससे कि उनका भविष्य जो है व्यतीत अच्छे ढंग से व्यतीत हो सके। उस चीज़ का शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि इसका मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो जिससे इसके गुणों को, इसकी विशेषता को और दोषों को, सीमाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसके मूल्य परक बिंदुओं का विवरण निम्नलिखित रूप में दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि इसके दोष, इसकी विशेषता, इसकी सीमा के बारे में मूल्यांकन करने के बाद ऐसे कई बिंदु हैं, विवरण किया गया है बिंदुओं का, जिससे कि शिक्षा का मूल्यांकन सही ढंग से शिक्षा शास्त्रियों जो है कर सकते हैं।
तो सबसे पहला विवरण हमारा या पहला बिंदु हम देखते हैं कौन सा है। पहला बिंदु हमारा है धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। धार्मिक, पहला है धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय मतलब कि शिक्षा जो पहला बिंदु था वो क्या था? धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय। इसमें है कि मध्यकालीन शिक्षा में धर्म की प्रधानता होते हुए भी धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय मिलता है। मतलब कि जो शिक्षा शास्त्री थे, इसका जो मूल्यांकन किया गया है शिक्षा का, उस शिक्षा का मूल्यांकन में यह देखा गया कि धार्मिक होते हुए भी, इनकी शिक्षा धार्मिक होते हुए भी लौकिक शिक्षा भी देखने को उन्हें मिलता है, उसका भी समन्वय, ये लौकिक का भी समन्वय उसमें देखने को मध्यकालीन शिक्षा या मक्तब में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी उसके साथ साथ लौकिक का भी समन्वय देखने को मिलता था। मिलता जुलता मतलब शिक्षा था, धर्म के साथ साथ जरूरी नहीं था कि सिर्फ धर्म का ही शिक्षा उसमें दिया जाता था, लेकिन मूल्यांकन करने पे पता चला कि धर्म के साथ साथ लौकिक शिक्षा भी उनको दिया जाता था, जिससे कि उनका जीवन कल्याण या जीवन यापन सही ढंग से आगे हो सके, ये भी शिक्षा उनको मक्तब में दिया जाता था। एक ओर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य थी तो दूसरी ओर भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए लौकिक शिक्षा प्राप्त करने पर विशेष बल दिया जाता था कि व्यवहारिक जीवन में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयाँ न हो। मतलब कि जब वह धार्मिक शिक्षा के साथ साथ तो उनको लौकिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसलिए ध्यान दिया जाता था कि उन्हें किसी भी प्रकार की आगे चलकर जीवन में कोई कठिनाई न हो सके या किसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिससे कि वह परेशान हो और अपने जीवन यापन करने के लिए दर बदर भटकते रहें, उन्हें कुछ ज्ञान न हो इसके बारे में। ये ऐसा शिक्षा मध्यकालीन में नहीं दिया जाता था। मूल्यांकन करने पे पता चला कि ये धार्मिक और लौकिक दोनों ही प्रकार से भौतिक रूप से इनको शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि वह अपना जो है जीवन यापन सही ढंग से व्यतीत कर सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके और शिक्षा का आचार प्रचार कर सके। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन करने पर ये दोनों प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। दूसरा क्या था? दूसरा था शिक्षा की व्यवहारिकता। अपने व्यवहारिक जीवन में भी शिक्षा, जैसे अब हो गया शिक्षा की व्यवहारिकता क्या थी। दूसरा है शिक्षा की व्यवहारिकता। शिक्षा की व्यवहारिकता व्यवस्था या व्यवहारिकता क्या थी उनमें। जब मध्यकालीन शिक्षा में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी तो उसमें शिक्षा देने की जो माध्यम होती थी, शिक्षा बालकों को जो दी जाती थी, उसमें ये देखा जाता था कि इसकी व्यवहारिकता क्या है। शिक्षा व्यवहार परक है, इसका भी मूल्यांकन शिक्षा शास्त्रियों ने किया कि जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था थे उसमें बालकों को जो शिक्षा दी जाती थी वह व्यवहार परक था या नहीं था, इसलिए इसका भी उन्होंने मूल्यांकन किया। जैसे देखा जाए कि मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा की व्यवहारिकता पर विशेष बल दिया जाता था ताकि राज्य की समुचित व्यवस्था के लिए कुशल कार्यकर्ता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त छात्र व्यवहारिक जीवन में जीविकोपार्जन के सुयोग्य बन सके, इसके लिए विभिन्न विषयों का व्यवहारिक ज्ञान छात्रों को कराया
जाता था। इस चीज़ का भी उन्होंने मध्यकालीन शिक्षा का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया और समालोचनात्मक मूल्यांकन में जो उनकी सीमाएं थी शिक्षा देने की, वो शिक्षा ऐसे दी जाती थी कि जो राष्ट्रहित के लिए हो, उसमें व्यवहारिकता हो, जीवन यापन करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार से जो है जीवन की जीविकोपार्जन मतलब जीवन व्यतीत करने के लिए ऐसे व्यवहारिक शिक्षा उन्हें दी जाती थी, जिससे कि उन्हें अपने जीवन को सरल बनाकर और सही ढंग से उसका जो है सदुपयोग कर सकें और इस चीज़ का ज्ञान व्यवहारिक रूप से उन्हें दिया जाता था। इस चीज़ का भी मूल्यांकन किया गया। आता है फिर जो है ललित कलाओं एवं हस्तकलाओं की उन्नति। हम इसके बारे में बताएंगे कि ललित कलाएं या हस्तकलाओं के बारे में क्या उन्नति थी उनकी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तीसरा है हमारा क्या, ललित कलाओं एवं हस्तकलाओं की उन्नति। तो इसमें इसका भी मूल्यांकन किया गया कि ललित कलाओं या हस्तकला की क्या उन्नति थी, इसका भी समालोचनात्मक मूल्यांकन किया गया। तो ललित कलाओं में क्या होता था, हस्तकला में भी कई ऐसे चीज़ों को जो है सिखाया जाता था शिक्षा के माध्यम से। हस्तकला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें सिखाया जाता था, जिससे कि वो अपने जीविकोपार्जन सही ढंग से कर सके। तो इसमें क्या था कि मध्यकाल में भारत में ललित कलाओं और हस्तकलाओं का अधिक विकास हुआ था। इनमें नृत्य, संगीत, चित्रकला, हाथी दांत का काम, रेशम एवं जरी का काम, आभूषण एवं मखमल निर्माण आदि प्रमुख हैं। इस काल में वास्तुकला का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिससे उत्कृष्ट उदाहरण जैसे ताजमहल ले लीजिए, आगरा का किला, लाल किला, जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा आदि। देखिए कहा जाता है कि जैसे इनके में क्या होता था, ललित कलाओं में जो शिक्षा इन्हें दी जाती थी, इसका भी शिक्षा शास्त्रियों ने मूल्यांकन किया। तो इसमें ये चीज़ें देखा गया कि वो क्या शिक्षा थी, जैसे नृत्य संगीत के साथ साथ हस्तकला भी सिखाया जाता था। वास्तुकला चरम सीमा पर होता था, जैसे डिजाइन बनाना, मकान बनाना। आप देख रहे हैं ऐसे एक एक से ऐतिहासिक चीज़ें बनाई गई हैं, वो मुस्लिमों के हाथ से ही बनाया गया है, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, हाथों का ही कला है। ये उन्हें सिखाया जाता था मकतब में। जैसे आप ले लीजिए ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया। तो ये सारी चीज़ें ललित कलाओं एवं हस्तकलाओं की उन्नति का शिक्षा उनमें दिया जाता था। इसका भी मूल्यांकन जो है किया गया, शिक्षा शास्त्रियों ने किया। अब हमारा है साहित्य एवं इतिहास की उन्नति। तीसरा क्या है, चौथा हमारा है साहित्य एवं इतिहास उन्नति। साहित्य एवं इतिहास उन्नति। तो उनकी लिपि भाषा जो थी, उनमें देखेंगे कि उनका जो साहित्य था और इतिहास था इस मध्यकाल में, वो उसकी क्या उन्नति थी, उसका मूल्यांकन करने पर क्या उन्नति निकला, क्या उसका विकास था भारत में मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में। तो मध्यकाल में
साहित्य एवं तो साहित्य एवं इतिहास में देखा जाए मध्यकालीन शिक्षा में साहित्य एवं इतिहास की विशेष उन्नति हुई। अधिकांश मुस्लिम शासकों ने अपने विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों एवं इतिहासकारों को संरक्षण देकर साहित्य सृजन एवं इतिहास लेखन के लिए प्रोत्साहित किया था। जैसे आप ले लीजिए अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी आदि फारसी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, कवि और साहित्यकार हुए थे। भारत में इतिहास का क्रमबद्ध लेखन माध्यम में ही मध्यकालीन में ही प्रारंभ हुआ था। इस काल में इतिहास पर ख्याति प्राप्त पुस्तक लिखी गई जिसमें जियाउद्दीन बरनी की तारीख़े फिरोज शाही, याहिया बिन अब्दुल की तवारीख़े मुबारक शाही, अलबरूनी की तवारीख़े हिंदे, मुल्ला दाऊद की तारीख़े अल्फ़ी, बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख़ तथा अबुल फजल की आईने ए अकबरी तथा अकबरनामा उल्लेखनीय है। ये सब क्या है, ये जैसे कुछ साहित्य में लिखे गए और कुछ इतिहास में भी लिखे गए। लिखे किस में गए? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में इसको जो है लिखा गया। तो अकबरनामा और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी इतिहास, जैसे फिरोज शाही हो गए, ये सब क्या थे? इतिहास था। इतिहासकारों ने क्या किया कि इसे फारसी भाषा में इसको जो है इसका विकास किया, इसके बारे में लिखा। तो ये इसकी भी विकास क्या थी मध्यकालीन शिक्षा में। ये जो धनी वर्ग के लोग होते थे वो अपने महलों में उनको जो है कवियों को, साहित्यकारों को, जो विद्वान थे उनको रखा करते थे। वो लोग अपने भाषा में, जैसे अमीर खुसरो हो गए, ये सब क्या करते थे? साहित्यकार थे। ये लोग कवि थे, महान कवि थे। अच्छे अच्छे जो है लिपि का प्रयोग करते थे, भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे कि साहित्य और इतिहास की उन्नति हो सके। इसके लिए उन्होंने ये चीज़ें उनको क्या करते थे? प्रोत्साहित करते थे। जब भी वह कोई कविता लिखता था तो उसे क्या करते थे? राजा लोग उन्हें प्रोत्साहित करते थे, प्रोत्साहन देते थे, उत्साहित करते थे, जिससे कि वह और इससे भी अच्छे लिपि का या भाषा का प्रयोग कर सके। इतिहास के बारे में भी इतिहासकारों ने जो है कहानियों, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखें, जिससे कि इसका विकास है। और आज इधर उधर नहीं, हर इतिहास के पुस्तकों में देखने को मिलती है। अब है हमारा व्यक्ति संपर्क पर बल। व्यक्ति संपर्क पर बल। व्यक्ति संपर्क पर बल मतलब ये भी समालोचनात्मक मूल्यांकन में भी ये था कि जैसे व्यक्ति संपर्क पर बल दिया जाता था, व्यक्तियों से संपर्क करने पर, इसके बारे में मतलब कि जो व्यक्ति होते थे उनसे संपर्क पर बल, मतलब एक दूसरे को संपर्क में ले आने के लिए भी उन्हें जो है बताया जाता था। जैसे मकतब है, मकतब एवं मदरसा में एक साथ रहने से शिक्षक एवं छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क रहता था। होता था कि जहाँ छात्र हैं जिस विद्यालय में, वहाँ शिक्षक हैं, तो शिक्षक और छात्र में ऐसा नहीं है
कि एक दूसरे को संपर्क ना हो और एक दूसरे को जानते ना हो। तो मकतब और मदरसा में जो छात्र होते थे, जो बालक होते थे, वो जो है उनके बीच और शिक्षकों के बीच का जो संपर्क होए वो आपस में रहता था और इससे शिक्षक प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखता था। शिक्षक क्या करता था, जैसे मदरसा हो गया या मकतब हो गया, उसमें क्या करता था कि वो ऐसा नहीं था कि उसके लिए एक छात्र प्रिय था, नहीं, सभी छात्र उसके लिए प्रिय थे। तो विशेष रूप से सभी छात्रों पर शिक्षक क्या करता था, ध्यान अपना रखता था। कौन सा छात्र पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या सीख रहा है, इस पर जो है शिक्षकों का विशेष ध्यान रहता था मकतब और मदरसा में। उसके साथ और प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा देता था। मतलब ये भी था कि जैसे छात्र की जो योग्यता होती थी और जो क्षमता होती थी, उस क्षमता के योग्य ही बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता था मकतब और मदरसा में। ऐसा नहीं था कि अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे हम अगले कक्षा में कर देंगे, नहीं, ये सारी व्यवस्था थी कि बच्चा जब तक सही ढंग से किसी पाठ को सही ढंग से पढ़ नहीं लेता है या लिखना सीख नहीं जाता, तब तक उसे अगली कक्षा या अगले पाठ को नहीं पढ़ाते थे, तब तक उसी पर उसका ध्यान केंद्रित करते थे छात्र। और उसके साथ साथ बच्चों में उसकी क्षमता को देखकर ही उसे शिक्षा दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि बच्चा 5 साल का है तो मैं उसे जो है मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक उसे गणित पढ़ाने लगे, 1 2 न बताए या गणित पढ़ाने, ये सारी चीज़ें नहीं बताता था। ऐसा नहीं था, उसके क्षमता के अनुसार ही उसे शिक्षा दिया जाता था। इससे उसकी प्रतिभा, कुशलता और योग्यता में सम्यक वृद्धि होती थी और उसके व्यक्तित्व का सम्यक विकास होता था। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे की योग्यता और क्षमता के अनुसार उसे शिक्षा दी जाएगी तो बच्चों में ये चीज़ें, उसकी प्रतिभा, उसकी कुशलता, उसकी योग्यता प्रतिपुष्टित होगा, सबके सामने आएगा और बच्चा सही ढंग से उसका जो है धारण करेगा और उसका विकास भी हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हमने कहा ना कि बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार अगर शिक्षा नहीं दी जाती है तो बच्चा शिक्षा में या पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है। जब उसके क्षमता के अनुसार उसकी शिक्षा होगी तभी बच्चा क्या करेगा, रुचि लेगा। तो मध्यकालीन शिक्षा में भी यही व्यवस्था थी कि बच्चे के रुचि के क्षमता के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी, जिसमें बच्चा रुचि लेता था, पढ़ाई करता था और योग्य बनता था, प्रतिभावान बनता था और कुशल बनता था और साथ ही साथ सम्यक विकास भी उसका होता था। अब आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। छठवां हमारा क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नहीं है शुल्क, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी, इसका भी मूल्यांकन किया गया। तो हमारा जो है लास्ट समालोचनात्मक मूल्यांकन में रखा गया, जो बच्चे मकतब और मकतब में पढ़ते थे उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो निःशुल्क और अनिवार्य थी। देखो, शिक्षा देने की जो व्यवस्था थी क्या थी, मकतब था, मकतब शिक्षा का केंद्र बनाया गया था। तो शिक्षा के केंद्र में वो मस्जिदों में जो धनी वर्ग के लोग थे
उनको रखा गया था, वो लोग व्यवस्था रखे थे वहाँ पर। तो जो निःशुल्क था, इसमें क्या था कि छात्रों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य किया गया था कि शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। मध्यकालीन शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। छात्रावासों में रहने वाले बालकों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क थी। प्रत्येक मुसलमान बालक के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था, क्योंकि इस्लाम धर्म में शिक्षा ग्रहण करना धार्मिक कार्य भी माना जाता था। इसके अलावा कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया जाता था। जो मुस्लिम बालक होते थे उनको यह समझाया जाता था मकतब में या छात्रावास में, जो छात्र रहते थे छात्रावास का भी शिक्षा जो पैसा था वो भी निःशुल्क था, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती थी। अब भोजन भी उनको फ्री में दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि उनसे भोजन का पैसा लिया जाता था या शिक्षा का कोई व्यवस्था, जो वहाँ पर रहने वाले छात्रावास में छात्र रहते थे उनसे पैसा लिया जाता था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, सब कुछ वहाँ पर निःशुल्क होता था। और उन्हें ये चीज़ बताया जाता मुस्लिम बालकों के लिए कि उनके लिए यह शिक्षा अनिवार्य है, यह धार्मिक है, ये शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक कार्य है। इसके लिए बच्चों में उत्साहित भरी जो है कुरान के बारे में बताया जाता था। यह बताया जाता था कि अगर तुम कुरान को नहीं पढ़ोगे, कुरान को नहीं समझोगे, इसके बारे में इसका जो है विकास नहीं करोगे या इसके अनुसार नहीं चलोगे तो तुम मुस्लिम नहीं कहे जाओगे। इसलिए उनको जो है कुरान में ये सारी चीज़ें पढ़ाया जाता था और कहा जाता था ये तुम्हारा धर्म है, ये धार्मिक कार्य है, इसे तुम्हें अपनाना होगा, जिससे कि तुम्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से उन्हें जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में ये सारी व्यवस्थाएं जो है इसका मूल्यांकन, समालोचनात्मक मूल्यांकन करके शिक्षा शास्त्रियों ने यह देखा कि ये सारी व्यवस्थाएं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही बालक अपने मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था का पालन करते थे और उसके अनुसार ही चलते थे। जो उनका कुरान कहता था उसी को वो सब कुछ मानते थे। वह जो उनका ग्रंथ कहता था, उनका जो धर्म कहता था कि शिक्षा ये धार्मिक है, कुरान को ग्रहण करना धार्मिक चीज़ें हैं, वो ये माना जाता था और उन्हें उनसे ये चीज़ कहा भी जाता था। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कहते हैं, इसके अलावा कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या था, कर्तव्य बताया गया कि तुम जब तक इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, ये तुम्हारा मुस्लिम का कोई कर्तव्य नहीं है, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कुरान शरीफ में इसका ज्ञान प्राप्त करो, यह कर्तव्य तुम्हारा है। तो वो लोग क्या करते थे कि उस चीज़ को ग्रहण करते थे और उसका अपना कर्तव्य का पालन भी करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्यकालीन शिक्षा में जो है समालोचनात्मक मूल्यांकन बताया गया और समालोचनात्मक मूल्यांकन में आपका जो है ललित कला एवं हस्तकलाओं की उन्नति के बारे में मूल्यांकन किया गया, साहित्य एवं इतिहास की उन्नति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, व्यक्तिगत संपर्क पर बल के बारे में भी मूल्यांकन किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में भी मूल्यांकन किया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मूल्यांकन करने के बाद मध्यकालीन शिक्षा में यही चीज़ें व्याख्या के रूप में निकल कर आती है कि उनमें जो शिक्षा दी जाती थी वो उनके सुयोग्य होता था, उनके कार्य कुशलता के लिए होता था, जीवन पर्यंत चलने के लिए शिक्षा होता था। शिक्षा जो होती थी वह धार्मिक होती थी, उनको जीवन यापन करने के लिए कई ऐसे हस्तकलाएँ सिखाई जाती थी जिससे कि वो अपना जीवन सही ढंग से अपने परिवार की जीविका चला सके। तो ये सारी चीज़ें जो है मूल्यांकन करने पर जो है ये व्यावसायिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा मध्यकालीन में भी दिया जाता था। जैसे वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन में भी शिक्षा दिया जाता था,
उसी प्रकार मध्यकालीन में भी शिक्षा दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ धर्म के लिए ही शिक्षा देते थे, बल्कि जीविकोपार्जन करने के लिए भी शिक्षा मध्यकालीन में व्यवस्था रखी गई थी, चाहे वह मदरसा हो चाहे वह मकतब हो। ये दोनों ही में जो है ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे बच्चों को भाषा के ज्ञान के साथ साथ लिखना पढ़ना सीखना और धर्म का भी ज्ञान होता था, और व्यावसायिक शिक्षा भी उनको दी जाती थी। बौद्ध कालीन में भी बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया गया, वैदिक कालीन में वैदिक शिक्षा दिया गया, उन्हें भी धर्म की शिक्षा बताया गया। तो इस प्रकार से मध्यकालीन शिक्षा में भी ये सारी व्यवस्थाएं रखी गई थी। तो ये मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था था। अब हम आगे वाले वीडियो में आपको इसके गुण के बारे में बताएंगे कि मध्यकालीन शिक्षा की गुण क्या है।